नमस्कार बच्चों, मैं सीमा पारी एक बार फिर से आपका एलकेमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आगे का कुछ शुरू करें उससे पहले मैं आपको नैतिक मूल्यों से संबंधित एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों, अगर किसी की मदद करने के लिए बोला जाए, किसी असहाय या दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए बोला जाए, तो क्या आप उसकी मदद करोगे? करोगे आप मदद? बहुत अच्छा, सब बच्चे दूसरों की मदद करेंगे। तो यही जो नैतिक मूल्य है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमने हमारी कहानी पढ़ी थी नादान दोस्त। उसमें केशव ने चिड़िया के अंडे और उनके बच्चों की सुरक्षा के जो उपाय किए वो आपकी नज़र में सही थे। हालांकि अंडे फूट गए थे, लेकिन केशव और श्यामा ने जो सुरक्षा के इंतजाम करने चाहे वो आपकी नज़र में सही थे। बहुत सारे हाथ ऊपर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, सही किया था। बहुत अच्छा, बच्चों ने सही किया था, लेकिन नादानी में गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने दूसरों की मदद करने का प्रयत्न तो किया। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो दुखी इंसान है, असहाय इंसान है, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो थी हमारी नैतिक जीवन के मूल्यों से संबंधित बातें। अब आते हैं हम हमारे लेखन कार्य से संबंधित विषय पर। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि हम व्याकरण से संबंधित कार्य पुस्तिका में अभ्यास जो प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, वो हम करेंगे। तो आज जो हमारा है प्रश्न वो शुरू होता है शब्दों से। आपको याद होगा पिछली कालांश यानी आपकी चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा में बताया गया है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। और जो सार्थक शब्द हैं और निरर्थक शब्द हैं उनको भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो आज जो हमारा प्रश्न है वो है सार्थक शब्दों के अलग अलग और भी शब्द होते हैं, उनको भी अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। तो सार्थक शब्द हैं यानी जिनका अर्थ निकलता हो, तो उनको स्रोतों के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज, इन चार भागों में बांटा गया है। लेकिन हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो प्रश्न दिया गया है वो विदेशी शब्दों से संबंधित है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे या जो लेखन कार्य करेंगे और इन विदेशी शब्दों का जो अर्थ है वो समझेंगे, वो इनसे ही संबंधित होगा। अदर जो दूसरे जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप? विदेशी शब्द होते क्या हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगी। तो बच्चों, विदेशी जो शब्द हैं वो दूसरे देशों की भाषाओं से संबंधित जो शब्द हैं वो हिंदी में आए हैं। वो देश और वो भाषाएं हैं जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, ये शब्द क्या हैं हिंदी में लिए गए हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नुक्ता वाले शब्द ज्यादातर क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। और कुछ उदाहरण हैं वो मैंने श्यामपट्ट पर लिखे हैं, जैसे दुनिया, बंदूक, टेलीविजन, तौलिया इत्यादि। और ज्यादातर नुक्ता वाले शब्द विदेशी शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जिस शब्द के नीचे नुक्ता आ जाए तो वो शब्द कौन सा होगा? विदेशी शब्द। अब आएंगे हम हमारे प्रश्नोत्तर पर जो कार्यपत्रक संख्या 2.3 में दिया गया है। हमारी कार्य पुस्तिका जो है हिंदी मीमांसा परक भाग अ में। तो सबसे पहले वो पृष्ठ देख लेते हैं, उसके बाद में हम उस प्रश्न का हल करेंगे। तो बच्चों, आप ये पृष्ठ ध्यान से देख लीजिए। अब मैं जो प्रश्न है वो पढ़कर बता रही हूँ।
इस पाठ में बहुत से उर्दू के शब्द आए हैं, जैसे बगैर, तसल्ली आदि। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। दिए गए उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखो। आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। मैं श्यामपट्ट पर लिखकर आपको इनके उत्तर बता रही हूँ। विद्यार्थीगण, आशा करती हूँ आपने पृष्ठ ध्यान से देखा होगा और जो प्रश्न मैंने पढ़ा उसको भी ध्यान से सुना होगा। उत्तर इस प्रकार आप देखें श्यामपट्ट पर तो मैंने लिखे हैं, लेकिन उससे संबंधित मैं प्रश्न कुछ पहले आपसे करना चाहती हूँ। अगर आपने कहानी के पृष्ठों को अच्छे से देखा है तो आपके हिसाब से कौन से उर्दू शब्द या अरबी फारसी शब्द आए थे? आपको मैंने जैसे हिंट दिया था कि जो नुक्ता वाले शब्द हैं वो शब्द विदेशी शब्दों में आ सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन से शब्द आपने ध्यान में लिए? बताइए। हाँ, आप बताइए। बगैर, बहुत अच्छा। तसल्ली, बहुत अच्छा। तो बच्चों, जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया, आपने कहानी में गौर भी किया कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो जैसे बगैर था, उसका अर्थ हिंदी में होगा बिना, और तसल्ली मतलब संतुष्ट। तो जो हमारा प्रश्न था उससे संबंधित उत्तर मैंने श्यामपट्ट पर लिखे हैं। तो एक एक करके मैं उनको पढ़ूंगी और साथ में उनके हिंदी पर्याय भी आपको बता रही हूँ। आप उनको ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। आप भी उनका उच्चारण साथ में करते जाइए। सबसे पहले है अंदाजा। अंदाजा जो शब्द है वो विदेशी शब्द है और उसका हिंदी पर्याय होगा अनुमान। दूसरा जो हमारा शब्द है तकलीफ, हिंदी पर्याय है कष्ट। तीसरा हमारा जो शब्द है हिफाजत यानी सुरक्षा। फैसला, निर्णय, मुश्किल, कठिन। और जो हमारा अंतिम शब्द है वो है अफसोस, और अफसोस का हिंदी पर्याय होगा दुख। आशा करती हूँ बच्चों आपको विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय समझ में आ गए होंगे। अब जो दूसरा प्रकरण है हमारा अनेकार्थक शब्द, जैसे हमने पहले कक्षाओं में भी पढ़ा है, अनेकार्थक मतलब जिस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना। अनेक अर्थ निकले, जैसे पर जो शब्द है वो परंतु के लिए भी आता है और पंख के लिए भी आता है। अब आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करें उससे पहले जो हमारी कार्य पुस्तिका है उससे संबंधित प्रश्न एक बार देख लिया जाए, पृष्ठ देख लिया जाए। आपके सामने अनेकार्थक शब्दों से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पर शब्द का एक अर्थ पंख और दूसरा अर्थ परंतु है। इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हमें करना क्या है? आगे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक लिखकर उनके वाक्य बनाइए। पहले अर्थ लिखने हैं, फिर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसा कि आपको ध्यान में आ गया होगा कि अनेकार्थक मतलब एक शब्द लेकिन अर्थ अनेक। तो उसी प्रकार आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। पर एक शब्द है लेकिन इनके अर्थ मैंने कितने लिखे हैं? ध्यान दीजिए। पंख, परंतु, ऊपर। शब्द हमारा एक है लेकिन अर्थ उसके अनेक निकले हैं। तो ये तो हो गए हमारे अनेकार्थक शब्द। अब हमें जैसा पूछा गया है प्रश्न के हिसाब से कि इस जो शब्द का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं, तो इनको दो जो अर्थ हैं उस हिसाब से हमें वाक्य बनाने हैं। दो अर्थ निकले ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने वाक्य बनाया है, मोर के पर सुंदर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोर के पर, यहाँ पे जो पर शब्द आया है वो पंख से संबंधित है। अब दूसरे जो हमारा उदाहरण है वो हम देखेंगे। मेज पर किताब रखी है। तो पहला जो पर था वो पंख से संबंधित था। अब आप जैसे वाक्य को देख रहे हैं तो मेज पर मतलब ऊपर, किताब कहाँ रखी गई है? मेज के ऊपर रखी गई है। तो आशा करती हूँ
उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के शब्द के ऊपर। दूसरा उदाहरण है वो इस प्रकार है, उत्तर मतलब एक दिशा और जवाब। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर में हिमालय स्थित है, यहाँ पे दिशा से संबंधित बात कही गई है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, यहाँ उत्तर जो लिखा है मैंने जवाब से संबंधित वाक्य में प्रयोग किया है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे उदाहरण पर। अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, हार अर्थ होता है माला और पराजय। अब वाक्य में प्रयोग मैंने दोनों शब्दों को लेके किया है। खेल में हार जीत होती रहती है, यहाँ पे जो मैंने वाक्य बनाया है उसमें हार संबंधित है पराजय से। दूसरा जो हमारा वाक्य है, फूलों का हार बना दो, अब यहाँ पे आया है हमारा माला से संबंधित। आशा करती हूँ आपको ये वाक्य प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब आगे की कालांश में मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।